जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। गाइस, कुम्हरार के 80 पिलर के असेंबली हॉल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि मौर्यन एम्पायर का एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। ये वही जगह है जहां अशोक ने तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था। सो इस टॉपिक के अंदर हम जो है वो काफी सारी चीजों पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने कुम्हार के 80 पिलर असेंबली हॉल के रेमिनेंट्स को दोबारा अनकवर करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि यहां पर एएसआई के द्वारा खुदाई शुरू हो गई है, रिसर्च जारी है। यह जगह मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है। एएसआई अभी सिर्फ 6-7 पिलर एक्सपोज करेगा और एनवायरमेंटल इंपैक्ट चेक करने के बाद ही पूरी साइट ओपन करने के लिए डिसाइड किया जाएगा। थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। तो मौर्यन कैपिटल कौन सी थी, किसी को पता है? कोई कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकता है। मौर्य की कैपिटल पाटलिपुत्र। यह हॉल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल ब्रिलियंस का प्रूफ है। एम्परर अशोक ने यहीं पर तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलवाई थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो बुद्धिज्म के ग्लोबल प्रचार के लिए, यानी कि प्रमोशन करने के लिए, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। यह हॉल का साइज जो है वो 39 इंटू 32 मीटर्स का है और इसमें 80 बलुआ पत्थर यानी कि सैंड स्टोन्स के पिलर थे जो वुडन रूफ को सपोर्ट करते थे, यानी कि इसकी जो छत थी वो लकड़ी की थी। सोनगंगा नदी रूट के थ्रू मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना एक एडवांस लॉजिस्टिक सिस्टम को दिखाता है। ये नदियों का इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्राफ्ट्समैनशिप पर हमें देखने को मिलता है कि एक एचिमेनिड आर्ट का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है, यानी कि एक कला हम लोग को देखने को मिलती है, वो यहां पर देखने जो नजर आती है उसका नाम है एचिमेनिड। अब सुनो, पहली बार खुदाई इसकी करवाई गई थी 1912 से 1915 के बीच में। डेविड ब्रेनार्ड स्पूनर ने खुदाई करवाई और एक पिलर जो है इसके अलावा ऐश लेयर्स डिस्कवर किए, जो शायद किसी इन्वेजन के टाइम डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, यानी कि कभी किसी ने यहां पर लूटपाट जो है वो करी होगी तो जला दिया होगा साइट को, तो कुछ राख वगैरह के अवशेष भी हम लोग को नजर आए। फिर दूसरी बार खुदाई होती है कुछ सालों बाद 1961 से 65 के बीच में। केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 4 पिलर्स यहां पर खोज लिए और मौर्यन कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स और आर्टिफैक्ट्स के बारे में नए फैक्ट्स समझने को मिले दूसरे एक्सकेवेशन में। फिर उसके बाद सन 2000 में हमें देखने को मिला कि पानी का लेवल जो है वो यहाँ पर बढ़ा, उसकी वजह से ये साइट जो है वो पानी के नीचे चली गई। और 2004-2005 में सेफ्टी के लिए एएसआई ने साइट को दोबारा मिट्टी से जो है वो ढक दिया कि भाई ये प्रोटेक्टेड रहे। अब एएसआई ने अब डिसाइड किया है कि पानी का टेबल अब थोड़ा सा, यानी कि वाटर टेबल नीचे हो गया है, पानी का स्तर नीचे हो गया है और साइट दोबारा जो है वो ओपन की जा सकती है। अब पहले 6-7 पिलर जो है वो एक्सपोज किए जाएंगे और ह्यूमिडिटी और ग्राउंड वाटर के इंपैक्ट को मॉनिटर करके फिर बाकी के पिलर्स जो है वो ओपन किए जाएंगे। और साइट की फुल रीओपनिंग के लिए एक्सपर्ट कमेटी एनवायरमेंटल कंडीशंस का आकलन करेंगी, उसके बाद ही फिर अलाउ किया जाएगा कि पूरी तरह से साइट को ओपन करना है कि नहीं। अब सुनो, कुछ मौर्यन कला के बारे में बात करते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो पैलेसेस यानी कि जो महल वगैरह हुआ करते थे और मोनोलिथिक पॉलिश पिलर्स मौर्यन ग्रैंड्यूअर और एडमिनिस्ट्रेटिव वो दिखाते हैं कि बल शक्ति दिखाते हैं। मतलब इतना बड़ा जो उनका पैलेस है और इस प्रकार के बड़े बड़े जो पिलर्स है, पॉलिश पिलर्स, तो ये दिखाते हैं कि कितना मजबूत एम्पायर था, ये कितना स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। तो अशोकन पिलर्स के एनिमल कैपिटल्स और इंस्क्रिप्शंस धर्म का मैसेज स्प्रेड करते थे। तो अशोक पिलर्स पे जो एनिमल्स बने हुए हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव जो है ये था कि धर्म के मैसेज को प्रमोट करना, स्प्रेड करना। और इसके अलावा स्तूप जैसे सांची और पिपड़ावा स्तूप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के सेंटर्स थे।
बाराबर केव जैसे पॉलिश इंटीरियर मौर्यन क्राफ्टमैनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई देखो उस समय कला और संस्कृति कितनी बेहतरीन हुआ करती थी। अब आपको बताइए कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शांति और धर्म को अपनाया और बुद्धिज्म को पूरे दुनिया भर में फैलाने का काम किया। कुम्हरार में हुई तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल एक लैंडमार्क इवेंट था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश किया जो बिंदुसार और अशोक की लीडरशिप में और एक्सपेंड हुआ। सो गाइस, कुम्हरार का 80 पिलर असेंबली हॉल सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक लेगेसी है जो हमें मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिलियंस, कल्चरल रिचनेस और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस के बारे में बताती है। सो होपफुली ये फैक्ट्स आपको जो अच्छे लगे होंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं गाइस। अब बात करेंगे गाइस महापरिनिर्वाण दिवस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लेगेसी के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो महापरिनिर्वाण दिवस क्या है ये? तो हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 2024 में ये इसकी 69th एडिशन थी। इस दिन को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में कमेमोरेट करते हैं। इनके इमेंस कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं जो उन्होंने सोशल जस्टिस, संविधान और नेशन बिल्डिंग के लिए दिए। फिर यहां पर फ्लोरल ट्राइब्यूट्स प्रेरणा स्थल पर दिए जाते हैं और देश भर के लोग उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करते हैं। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाण दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बिलीव था। 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म एडॉप्ट किया क्योंकि उन्हें यह एक ऐसा रास्ता लगा जो सोशल और स्पिरिचुअल इक्वलिटी का पाथ दिखाता है, राइट? यानी कि सामाजिक और आप कह सकते हो स्पिरिचुअल इक्वलिटी, यानी कि समानता समाज में हर प्रकार की, तो उसका रास्ता दिखाता है बुद्धिज्म। तो इसलिए उनको लगा कि बुद्धिज्म जो है वो काफी अच्छी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी उनको पसंद आई तो उन्होंने उसको एडॉप्ट किया। और इस दिन हम उनके विचार और उनके समाज सुधार के काम को याद करते हैं जो एक इंस्पिरेशन है हर युवा के लिए और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं उनके सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के लिए किए गए योगदान के बारे में। पहला, उन्होंने दलित, महिलाओं और लेबर्स के अधिकार के लिए जिंदगी भर स्ट्रगल किया। दूसरा, 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा ये स्टैब्लिश करी जिसका एम था एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लाना। फिर तीसरा, महद सत्याग्रह 1927 में दलित के पब्लिक वाटर रिसोर्सेज के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर चौथा, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930, मंदिर प्रवेश के कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए इन्होंने एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया। और पांचवा, पूना पैक्ट 1932 का दलित्स के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने इंश्योर किया। उन्होंने प्रूफ किया कि अगर आपके पास विजन है और डिटर्मिनेशन है तो आप एक अनजस्ट सिस्टम को चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की, भारत का संविधान। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन को बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया। पहला, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 और 17 के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव और अनटचेबिलिटी को खत्म करने का प्रबंध किया। दूसरा, आर्टिकल 32, इससे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की इसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा जो हर सिटीजन्स को कोर्ट में अपने अधिकार इन्फोर्स करने का पावर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर तीसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक वेलफेयर, एक कल्याणकारी राज्य बनाने का इन्होंने सपना देखा और जिसमें सोशल सिक्योरिटी और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके। इस उद्देश्य से डीपीएसपी में इनका कंट्रीब्यूशन था। सो गाइस, उनका विजन था एक ऐसी डेमोक्रेसी जो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल पर खड़ी हो।
अब उनका रोल समाज सुधार तक सीमित ही नहीं था, बल्कि उन्होंने भारत की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क को भी स्ट्रांग बनाया। उनकी डॉक्टोरल थीसिस है एक, जो कि फाउंडेशन बना आरबीआई और फाइनेंस कमीशन का। दामोदर वैली प्रोजेक्ट और हीराकुंड डैम जैसे प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रपोज किए गए। नेशनल पावर ग्रिड का कंसेप्ट उन्होंने ही दिया था, जो आज भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का बैकबोन है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रूव किया कि एक विजनरी लीडर एक समाज को हर एंगल से सुधार सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज भारत सरकार भी उनकी लेगेसी को रिस्पेक्ट करते हुए कई इनिशिएटिव लेकर आई है। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीम ऐप उनके नाम पर लॉन्च किया गया, जिससे कि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाए। पंच तीर्थ प्रोजेक्ट के अंडर उनसे जुड़ी साइट्स का डेवलपमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि 26 नवंबर उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी में उनके रोल को सेलिब्रेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। सो गाइस, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाया है कि एक इंसान की सोच और डिटर्मिनेशन पूरे देश का फ्यूचर बदल सकती है। उनके विचार को अपने अंदर समझो और अपनी प्रिपरेशन में इक्वलिटी और जस्टिस को इंटीग्रेट करो। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ये एक टैगलाइन है। तो इसी टैगलाइन के साथ ये टॉपिक अपन फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। होपफुली ये टॉपिक पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। गाइज, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकल तख्त के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, तो ध्यान से सुनना। इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो अकल तख्त, इसका गठन 1606 में गुरु गोविंद जी ने किया था, जब गुरु अर्जन देव जी जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। और मुगल अथॉरिटीज के ऑपरेशन के अगेंस्ट एक सिंबलिक रेजिस्टेंस था ये अकल तख्त। गुरु हरगोविंद जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो मुगल गद्दी से भी ऊंचा था। यह एक बोल्ड स्टेटमेंट था कि स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर को कंबाइन करना जरूरी है। यह दो कंसेप्ट पर बेस था, मीरी और पीरी। मीरी मतलब टेम्पोरल पावर, यानी दुनियावी गवर्नेंस, यानी कि जो अभी चलती है हमारे यहां पर शासन जो चलता है। और पीरी मतलब स्पिरिचुअल पावर, यानी धार्मिक मार्गदर्शन, कि मतलब आप दुनिया में जो शासन कर रहे हो वो भी कंटिन्यू रखो और साथ ही साथ धार्मिक चीजों को ना भूलो, इसको कंबाइन कर दो। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी को हमेशा प्रेसिडेंस दी गई है, मतलब कि हमेशा उसको मान्यता जो है वो दी गई है, ऊपर रखा गया है। अब आगे चल के अकल तख्त सिख कम्युनिटी के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन गया, स्पेशली परसिक्यूशन के दौरान। अब सरबत खलसा मीटिंग्स यहीं पर होती थी, जिसमें कम्युनिटी के गवर्नेंस और रेजिस्टेंस के बड़े डिसीजन लिए जाते थे। अकल तख्त के हेड यानी जाथेदार सिखिज्म के सुप्रीम स्पिरिचुअल और टेम्पोरल अथॉरिटी होते हैं। लेकिन उनका सिलेक्शन कैसे होता है, तो पहले ये सरबत खालसा के थ्रू होता था, लेकिन 1925 के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये जिम्मेदारी ली। एक आइडियल जाटेदार को बैप्टाइज होना चाहिए, सिख स्कल्पचर और हिस्ट्री का डीप नॉलेज होना चाहिए, और उनका मॉरल इंटीग्रिटी भी हाई होना जरूरी है। ये सिर्फ एक पोजीशन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिख कम्युनिटी को गाइड करने की। तो ये जो प्रबंधक कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके बारे में अगर हम बात करें, यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसका जो गठन हुआ था वो 1920 में हुआ था, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के दौरान। और इसका काम है मेजर गुरुद्वारा को मैनेज करना। लेकिन एक चैलेंज ये है कि ये जो कमेटी है और अकल तख्त जो है, इनके बीच का रिश्ता काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। आज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से कई बार अकल तख्त मॉरल अथॉरिटी को कमजोर कर देते हैं, या कमजोर दिखती है इनके अंडर मॉरल अथॉरिटीज। और फिर रिलीजियस पनिशमेंट, तनख्वाह जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, जैसे डिसीजन भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से कंट्रोवर्शियल बनते जा रहे हैं। ये ट्रस्ट और यूनिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो आज की डेट में ये कमेटी, शिरोमणि कमेटी और ये अकल तख्त, इनके बीच में कुछ इश्यूज जो है वो हो गए हैं गवर्नेंस को लेकर, शासन को लेकर। तो आज सिख गवर्नेंस काफी चैलेंजेस फेस कर रही है। पहला, मॉरल अथॉरिटी खत्म होती जा रही है। दूसरा, लीडरशिप जो है वो
बढ़ गई है। अब ये दोनों फ्रैक्शंस के बीच में डिस्प्यूट्स हमेशा चलते रहते हैं, यानी कि ये प्रबंधक कमेटी हो गई शिरोमानी, और दूसरा अकल तख्त हो गया, और दूसरी सिखिज्म के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स, विवाद हमेशा चल ही रहे हैं। और इसके अलावा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सिख इंस्टीट्यूशंस को अपना रेलिवेंस प्रूव करना है। तो सोशल इश्यूज जैसे ड्रग एडिक्शन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि गरीबी वगैरह, सिख इंस्टीट्यूशंस के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की डिमांड करते हैं। अकल तख्त को अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को रिटेन करते हुए नए सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। अब सवाल उठता है कि आगे क्या करना है। तो एक्सपर्ट्स ने सजेशन दिए हैं कि जाथेदार अपॉइंटमेंट को कम्युनिटी ड्रिवन बनाना होगा ताकि ग्लोबल सिख पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन है ये जाथेदार? अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको। फिर शरबत खलसा असेंबलीज को रीइंस्टेट करना डेमोक्रेटिक और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, कि इसको दोबारा से जो है वो बनाओ, उसके मेंबर्स को रीइलेक्ट करवाओ, कि जिससे कि डिसीजन जो है वो डेमोक्रेटिकली लिए जा सके। और ये शिरोमानी कमेटी जो है इसके इलेक्शंस टाइम पर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि पावर जो है वो मोनोपोलाइज ना हो, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में सिर्फ ना रहे हमेशा। फिर शिरोमानी ये कमेटी जो है इसका जो प्रशासन है और अकल तख्त के जो स्पिरिचुअल रोल्स हैं उनको क्लियरली सेपरेट करना जरूरी है। तो ग्लोबल सिख डायस्पोरा के साथ एक्टिवली एंगेज करना और उनके रिसोर्सेज और पर्सपेक्टिव्स को गवर्नेंस में लेवरेज करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबली सभी सिख के साथ कनेक्ट करने के लिए। सो ये अकल तख्त एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है गाइस, जो हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी और गवर्नेंस को बैलेंस करना पॉसिबल है। अगर आज की चैलेंजेस का समाधान ढूंढना है तो ये सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। इसके फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी ध्यान में रखिएगा। अब गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन है। हम जो है वो बात करेंगे स्मगलिंग के नए ट्रेंड्स और उनसे जुड़ी चैलेंजेस के बारे में। तो स्मगलिंग का इंपैक्ट ना सिर्फ गाइस इकोनॉमिक पर है बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर भी काफ़ी सीरियस है। सो इसी को हम डिस्कस करेंगे और पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की लेटेस्ट रिपोर्ट को देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 6 महीने में ड्रग स्मगलिंग काफ़ी बढ़ गई है। कोकेन सीजर्स डबल हो चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोकेन सीज हो रहा है। 975 करोड़ रुपए के कोकेन एयरपोर्ट्स के थ्रू स्मगल हुए। अब मेथाम्फेटामाइन की स्मगलिंग स्पेशली आसाम और मिजोरम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा है। हेरोइन और कैनबिस स्मगलिंग में डिक्लाइन देखने को मिला है, जो बताता है कि स्मगलर्स अपनी प्रेफरेंस बदल रहे हैं। और सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, कॉन्ट्राबैंड सिगरेट्स की स्मगलिंग भी 19% इंक्रीज हुई है। फ्री ट्रेड जोन जैसे दुबई इनका ट्रांजिट हब बन गया है। करेंसी स्मगलिंग और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग भी एक मेजर इशू है। एक 576 करोड़ रुपए का रैकेट पकड़ा गया जो फेक इंपोर्ट्स के जरिए फॉरेन एक्सचेंज करता था। सो गाइस गोल्ड स्मगलिंग में डिक्लाइन देखने को मिला है। 1450 किलो से गिरकर 1319 किलो रह गया है। लेकिन अब स्मगलर्स नए तरीके यूज कर रहे हैं, जैसे म्यूल्स जो कॉमन सिटीजन्स, फॉरेन नेशनल्स और इवन एयरपोर्ट स्टाफ तक हो सकते हैं। मतलब कि कुछ लोग जो कि गोल्ड वगैरह पहन के आ जाए और स्मगल करवा लें। सो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग भी एक मेजर इशू है। हाथी के दांत हुए, पेंगोलिन्स हुए, कछुए हुए, ऐसे एंडेंजर्ड प्रजाति स्मगल की जा रही हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रीसेंट अमेंडमेंट से इन्फोर्समेंट जरूर स्ट्रांग हुआ है, लेकिन ये अभी भी एक चैलेंजिंग एरिया है। अब देखो, स्मगलिंग रोकना गाइस इतना ईजी नहीं है और इसके पीछे काफी रीजंस है। पहला, करप्शन। इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर करप्शन स्मगलर्स को काफी हेल्प करता है। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मिसयूज। ये एग्रीमेंट मिसयूज करके सामान को मिस डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि बताया नहीं जाता कि असली माल अंदर क्या है। तीसरा, टेक्नोलॉजी का यूज। डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके स्मगलर्स के लिए इजी हो गया है चीजों को ट्रांजैक्ट करना। और इंडिया की ज्योग्राफी इतनी बड़ी, हमारी बॉर्डर और डाइवर्स टेरेन हम लोग को, यानी कि उबड़ खाबड़ हम लोग को रास्ता ठीक नहीं देखने को मिलता है, तो उसके कारण मॉनिटरिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है।
और स्मगलर्स नए नए तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ना और चैलेंजिंग होता जा रहा है। तो आखिर कैसे हैंडल करें इस इशू को? तो देखो, सबसे पहली चीज तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। जो ऑफिसर्स हैं इनके लिए एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर फ्री ट्रेड जोन की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और रेगुलर ऑडिट्स करना होगा। ड्रोन्स, ऑटोमेटेड सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके बॉर्डर पर निगरानी रखनी होगी। सिटीजन्स को स्मगलिंग के नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में एजुकेट करना होगा और उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करने के लिए इंकरेज करना होगा। लीगल फ्रेमवर्क्स और पेनाल्टी को स्ट्रॉन्ग करना होगा और इंटरनेशनल लेवल पर कॉपरेशन बढ़ानी होगी। सो गाइज, स्मगलिंग सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल और एनवायरमेंटल इशू भी है। इसलिए हमें इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर भी अपना रोल प्ले करना होगा, मतलब इंडिविजुअल सिटीजन्स को। और आपके लिए भी यही एडवाइस होगी कि आप मतलब अगर एडवाइस दें तो सिटीजन्स को यही एडवाइस दें, बिकॉज क्योंकि आप जब आगे चल के ऑफिसर्स बनेंगे तो सिटीजन्स के साथ मिलकर ही, उनके कॉपरेशन से ही आप वेरियस टास्क जो है वो अचीव कर पाएंगे, राइट? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज समझ में आई होगी। अब गाइस देखिए, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो, हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट न्यूज के बारे में सबसे पहले, जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स का गिरना। आपने सुना होगा कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अब अपने लोएस्ट लेवल पर है। फरवरी 2022 के बाद 6.6886% पर इसका मतलब क्या है? क्या इससे इकोनॉमी और आपकी प्रिपरेशन के लिए कोई रेलिवेंस है? तो आओ स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजों को समझेंगे, वो भी बहुत सिंपल शब्दों में। सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट न्यूज की। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। पहला पॉइंट तो क्लियर। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑप्टिमिज्म है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में ईजिंग कर सकता है, मतलब पैसे का फ्लो बढ़ा सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है। इसका एक रीजन है इकोनॉमिक स्लोडाउन का सिग्नल, और दूसरा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इंडियन बॉन्ड्स में। अब समझते हैं बेसिक्स पर, बॉन्ड्स और बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? सोचो, एक लोन सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट या कंपनीज पैसे उठाते हैं और इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। इसको फाइनेंशियल टर्म में जी सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? और सिंपल शब्द में समझाऊं तो सिंपल तरीके से क्या होता है कि मार्केट से लोन ले लेना, राइट? और ये बॉन्ड्स के आधार पर लोन लिया जाता है पब्लिक से, और पब्लिक को बोला जाता है कि एक फिक्स रिटर्न उनको जो है वो मिलेगा। तो बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ये एक लोन का इंस्ट्रूमेंट है कि आप किसी से लोन ले लो। अब देखो, लोन तो कंपनी बैंक से भी ले सकती है। अब समझना बात को ध्यान से। एक कंपनी जो है वो बैंक से लोन लेगी तो उसको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। बट कंपनी बोलेगी नहीं, एक काम करो, हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं, हमारे जो भी पब्लिक हमारे पास पैसा रखवाना चाहती है रखवा दो, उसके बदले में हम आपको ये बॉन्ड पेपर साइन करके देंगे, और जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा हम हमारे पास आकर जो है वो विद इंटरेस्ट पैसे ले लेना, या जो भी 1 साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है, जो भी। समझ रहे हो? अच्छा, पब्लिक क्यों खरीदेगी इनके बॉन्ड्स? अब पब्लिक अगर एफडी करा रही है तो ज्यादा से ज्यादा 5% मिल रहा है उनको बैंक में। अब यहां इनने बोला कि एक काम करो, हम 8% देंगे आपको, तो पब्लिक सोचेगी ना यार, बैंक में वैसे रखने की जगह इनके पास रख दो पैसा, कम से कम 8% का रिटर्न तो मिलेगा। और यहां पर कंपनी को भी फायदा है। कंपनी बैंक को इंटरेस्ट दे रही थी 12%, यहां पर 8% में काम हो गया उनका। समझे बात को आप कि बॉन्ड किस तरीके से काम करता है और बॉन्ड है क्या? तो ये तो हो गई बॉन्ड की बात। अब सुनो, इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखने जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि ये फेस वैल्यू। ये बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू होती है जो मैच्योरिटी पर रीपे की जाती है। मतलब 1 लाख का बॉन्ड है तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो फेस वैल्यू होती है। दूसरा, कूपन पेमेंट। हर साल फिक्स पेमेंट जो इन्वेस्टर को मिलेगा, यानी कि इसका इंटरेस्ट। और कूपन रेट वही होता है, इंटरेस्ट रेट, जो फेस वैल्यू का एक परसेंटेज होता है कि भाई इतना आपको मिल जाएगा। तो बॉन्ड यील्ड काम कैसे करते हैं? तो बॉन्ड यील्ड इन्वेस्टर का रिटर्न होता है, पर इसका बॉन्ड प्राइसेस से उल्टा रिश्ता होता है। मतलब इसका बॉन्ड यील्ड का प्राइस बॉन्ड प्राइस से उल्टा रिश्ता है। जब बॉन्ड प्राइस बढ़ता है यील्ड गिरता है, और जब प्राइस गिरता है तो यील्ड बढ़ता है। समझ रहे हो आप? टॉपिक क्या है? बॉन्ड यील्ड में गिरावट, मतलब बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज हुए,
मैंने आपको क्या बताया, बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, यील्ड गिरेगा, यील्ड बढ़ेगा, प्राइस गिरेंगे। समझ रहे हो? अब समझते हैं इंडियन बॉन्ड यील्ड गिर क्यों रहा है। मेन टॉपिक पे आते हैं। अब बात समझना, पहला चीज है इकोनॉमिक स्लोडाउन। जीडीपी ग्रोथ सितंबर क्वार्टर में 5.4% पर आ गई, जो 7 क्वार्टर का सबसे लोएस्ट है। मार्केट समझता है कि आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए मेजर्स ले सकता है, यानी कि मार्केट को लग रहा है कि आरबीआई अब मनी फ्लो इंक्रीज करेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इकोनॉमी बहुत स्लो चल रही है, इसलिए बॉन्ड यील्ड में गिरावट आ गई। दूसरा, आरबीआई सीआरआर रेशियो जो है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ये कम कर सकता है, जो 1.1 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में डाल देगा, यानी कि पैसे आ जाएंगे बैंक के पास। और 6 दिसंबर के आरबीआई पॉलिसी रिव्यू में अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है कि मतलब ऐसा कुछ होना है, बट अभी हुआ नहीं है, राइट। अब सुनो, पिछले 3 दिनों में 7,700 करोड़ के बॉन्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं। ये इंडियन इकोनॉमी पर कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ गया है बहुत तेजी से। तो अब देखो, बॉन्ड यील्ड गिर रहा है, बॉन्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, मतलब महंगे प्राइस में कम रिटर्न जो है वो बॉन्ड दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में पैसा आएगा, और मार्केट में पैसा आएगा तो लोग बॉन्ड्स पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो इसलिए जो बॉन्ड यील्ड है, जो प्रॉफिट है, वो कम कर दिया इन लोगों ने। बस ये चीज है इसमें आपको समझने के लिए। समझ में आई? अब इसके इंपैक्ट समझते हैं क्या होगा इकोनॉमी के ऊपर। तो गवर्नमेंट के लिए सस्ती बोरोइंग्स मिल जाएगी, यानी कि सस्ते रेट में गवर्नमेंट जो है वो पैसा उठा लेगी मार्केट से। फिस्कल प्रेशर कम होगा, लिक्विडिटी बढ़ने से क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी। फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कम हो सकते हैं, पर एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को कैपिटल गेन हो सकता है। बॉन्ड यील्ड का गिरना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा सिग्नल है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये चीजें हैं, इसके फायदे हैं। तो अब आखिरी बात करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। देखो, सबसे पहले तो आरबीआई को मुद्रा फीसदी यानी कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। टारगेटेड रेपो ऑपरेशन जैसे टूल्स का यूज हेल्पफुल हो सकता है। फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट जरूरी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और मॉनिटरी ईजिंग दोनों की जरूरत है, यानी कि हम लोग को प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म्स जो है वो करना पड़ेगा। तो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें आपको बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड के बीच का जो रिलेशन है बस वो समझना था। वो चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की और वो आएगी। अब गाइस, आपको एक घड़ी दिखे जो हर 2 सेकंड में इंडिया की पॉपुलेशन अपडेट करती हो, तो कैसा लगेगा? तो यस गाइस, बेंगलुरु में अब ये हो रहा है। आज हम बात करेंगे भारत की पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक के बारे में, जो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। तो देखो, ये डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कोलैबोरेशन का रिजल्ट है। ये क्लॉक हर 1 मिनट और 10 सेकंड में कर्नाटक की पॉपुलेशन और हर 2 सेकंड में भारत की पॉपुलेशन को अपडेट करता है। Isn't that amazing? तो ये क्लॉक सैटेलाइट कनेक्शन के माध्यम से रियल टाइम डेटा अपडेट करता है। इसका मतलब है कि ये हमेशा एक्यूरेट और टाइमली अपडेट्स प्रोवाइड करता है। इमेजिन करिए, सैटेलाइट की मदद से हर सेकंड पॉपुलेशन का लाइव स्टेटस पता चल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमाल है बहुत से। तो आपको पता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स को मॉनिटर करने और गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए एक्यूरेट डेटा होना जरूरी है, और ये क्लॉक हमें वही डेटा प्रोवाइड करती है। तो बेंगलुरु को टेक कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, आप बता सकते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर इसके बारे में। और आपको बता दें कि ये क्लॉक ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, बल्कि गवर्नेंस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक कदम है, एक स्टेप है। अच्छा, आज भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है कि लार्जेस्ट हो गई है। चाइना को क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, राइट, ऑलमोस्ट, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के थ्रू। और अगर ये ग्रोथ ऐसी ही चलती रहेगी तो कुछ का कहना है कि हम चाइना को क्रॉस कर लेंगे, बट हम सरपास कर चुके हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ने ये कंफर्म कर दिया है, क्योंकि चाइना काफ़ी सारे अपने आंकड़े छुपाता है ना। ठीक है, बस यही था गाइस टॉपिक। अब इसका क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की कोशिश करिए। अब गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तेज प्रकाश पाठक
वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट के केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। सबसे पहले केस का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। यह केस एक इंपॉर्टेंट बात को एड्रेस करता है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बीच में रूल्स बदलना अलाउड है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस केस में कहा कि रूल्स को मिड प्रोसेस बदला नहीं जा सकता जब तक उस प्रोसेस के रूल्स में ऐसा लिखा ना हो। मतलब कि अगर रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने के बाद गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नए रूल्स लाना चाहे तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब पुराने रूल्स इस बात की परमिशन देते हों। सो अगर आपको ये बेसिक चीज समझ में आ गई है तो आपको इस केस का कोर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। कि आपने जो है वो फॉर एग्जांपल किसी पोस्ट के लिए, किसी जॉब के लिए जो है वो एक आपने नोटिफिकेशन जारी किया। अब लोगों ने वो फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ हो गया, फिर आपने मिड वे में जो है वो उसके नियम चेंज कर दिए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैंडिडेट्स के लिए डिफिकल्टी हो सकती है जिसने इतनी मेहनत करी और एकदम से रूल चेंज हो गया और उसके कारण वो अगर इल एलिजिबल हो गया तो इनएलिजिबल, तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। कम ऑन, यस। अब समझो के मंजूश्री केस के कनेक्शन को। अब कुछ लोग का सवाल था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने पुराने जजमेंट के मंजूश्री केस को ओवररूल किया। तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तेज प्रकाश पाठक केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली के मंजूश्री केस के प्रिंसिपल को एंडोर्स किया है, यानी सपोर्ट किया है। दोनों केसेस एक ही पॉइंट को मजबूत करते हैं, रिक्रूटमेंट रूल प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता जब तक एक्सप्लिसिटली अलाउड ना हो। यह क्लैरिटी बहुत जरूरी थी क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है कि एक केस दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या नहीं। अब समझते हैं इस जजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट एंगल, इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में आर्टिकल 14 और 16 को हाईलाइट किया। आर्टिकल 14 सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, इक्वलिटी मतलब, और आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का भेदभाव अलाउड नहीं है। सो अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रूल चेंज किए गए बिना किसी वैलिड रीजन के तो वो आर्टिकल 14 और 16 का डायरेक्ट उल्लंघन है। कोर्ट का यह कहना था कि हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और रूल्स को फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सो गाइज, ये था तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट केस की एक समरी जिसको मैंने आपको प्रोवाइड कराई, और आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की। और देखिए मेंस का भी एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखने की कोशिश करिए। इसके अलावा गाइज एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स पर चेक कर लीजिएगा, पिंड कमेंट पे वहां पर एक लिंक होगी, उस लिंक के थ्रू जो है वो आप वो यानी कि नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद से ही हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स नए चैनल पे आएंगे, राइट। और क्योंकि ये वाले चैनल में काफ़ी सारे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हम लोग को, तो नए चैनल्स पे वाले लेक्चर्स जो है आएंगे, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कल के लेक्चर में करेक्ट आंसर्स जो है वो दिए हैं प्रीति मिश्रा, समीर, अंकित मान और ईशा ठाकुर, आयुषी सिंह, पायल भारती, प्रिया तिवारी। वेरी गुड गाइज। इसी प्रकार से जो है वो रेगुलर बेसिस पर आंसर्स देते रहो, बने रहो, राइट। लेक्चर्स को कंटिन्यू रखो क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।